इस वीडियो में हम द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण को हल करने की तीसरी विधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दो विधियां पढ़ ली है, 6.1 और 6.2। 6.3 में हम ये विधि पढ़ेंगे, परचाल विधि। परचाल विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो परचाल विधि के अंदर क्या होता है कि जो क्रिया विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें दो CF के भाग प्राप्त होने चाहिए। जो हमने CF ज्ञात करना सीखा था, तो हमने CF का एक ही भाग ज्ञात किया था। यहाँ पे हमारे पास दो भाग होने चाहिए। जब ये दो भाग हमारे पास आ जाएंगे तो हम इसका हल इस तरह से मानेंगे। हम जो समीकरण दी होगी उसका हल मान लेंगे। पहले से हम ये हल मान लेंगे, AU प्लस BV। ये U और V तो CF का भाग है, और A और ये जो B है ये x का फलन है। x का मतलब ये है कि जब डबल अवकलन है dy/dx(x²). तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है x यहाँ पे स्वतंत्र चर है, यानी कि नीचे स्वतंत्र चर x है। तो यहाँ पे a और b x का फलन होगा। यदि यहाँ पे x के स्थान पे t होता तो a और b t का फलन होता। तो ये स्वतंत्र चर जो भी होगा उसी के फलन होंगे a और b। तो उसके बाद ये जो इक्वेशन हम मानेंगे, इसके बाद हमें ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज में लेते हैं। और ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे हम u का मान और v का मान रखेंगे, यानी कि CF का जो भाग होता है वो रखेंगे, और यहाँ पे इनका अवकलन रखेंगे। और यहाँ पे ये जो r आता है, जो मानक रूप होगा इक्वेशन का, उसमें से r लिखेंगे हम। यहाँ पे r को यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बनेगी, ये और ये। इन दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे और dA/dx dB/dx का मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो मान हमें प्राप्त करना है। एक तो ये dA/dx और दूसरा dB/dx। ये जो मान प्राप्त करेंगे तो हमारे पास ये दो मान आ जाएंगे। यहाँ पे dA/dx का मान भी आ जाएगा, dB/dx का मान भी आ जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे और a और b का मान प्राप्त करेंगे। a और b का मान हमें मिल जाएगा, तो a और b का मान फिर से हम इस इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे, तो हमें y का मान मिलेगा। वो होगा हमारा हल। अब हम क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि हम किस तरह से यूज में लेंगे इस विधि को। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो CF का भाग होगा, यानी कि CF का एक भाग ज्ञात करना तो हमने सीख लिया था, लेकिन CF के दो भाग हम किस तरह से ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पूरक फलन होंगे, उसके दो भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अध्याय 6.2 का मतलब हमने जो दूसरी विधि पढ़ी थी वहाँ पे CF का भाग ज्ञात करना सीखा था। तो वहाँ पे हमने दो विधियाँ पढ़ी थी, एक विधि तो ये पढ़ी थी, दूसरी विधि हमने ये पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो फॉर्मूले थे, दोनों से CF का मान प्राप्त हो। एक मान तो इससे प्राप्त हो जाए और दूसरा मान हमें इससे प्राप्त हो जाए, तो हमारे पास CF के दो मान हो जाएंगे। तो दो मान प्राप्त हो जाएंगे तो हमारे पास u और v मिल जाएगा हमें, और u और v मिल जाएगा तो हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास डायरेक्ट विधि कि हमें एक मान तो इससे मिल जाएगा, एक मान इससे मिल जाएगा। तो हम एग्जाम्पल 1 करेंगे, उसके अंदर हम ये केस देखेंगे जिसमें हमें दोनों से एक एक मान मिलता है। फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 6.2 की जो विधि थी उससे हमें CF के दो मान नहीं मिले, यानी कि हमारे पास ये जो विधि है यहाँ पे, ये दो सूत्र है यहाँ पे, इनमें से मान लो किसी भी एक से, क्योंकि दोनों से नहीं मिलेंगे, किसी एक से एक ही मान मिलता है हमें। एक मान मिलेगा तो हमने मान लिया कि वो u मिल गया हमें, CF का एक भाग मिल गया u। तो दूसरा भाग हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए हम ये विधि लगाएंगे। हम r तो 0 लेंगे, r को 0 लेंगे और ये इस तरह से मानेंगे y=z u का मतलब है कि CF का एक भाग जो हमें मिल चुका है वो मानेंगे। z अपनी तरफ से हमें एक चर मान रहे हैं और y इस तरह से मान रहे हैं। तो जब इस तरह से मानेंगे तो हमें केवल ये लिखना है कि हमने ये माना है, इसका कहीं यूज में नहीं लेंगे हम, केवल इसमें लिखेंगे हम कि हमने ये माना है। फिर हम ये इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन हमने पहले भी यूज में ली थी, इस बार यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज में लेंगे, क्योंकि r हमने 0 मान लिया तो इस साइड में हमेशा 0 रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी, dx² dz/dx² प्लस p होगा। यहाँ पे जो हमारे पास जो मानक रूप होगा इक्वेशन का, वहां पर हमें जो p मिलता है वो p यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे होगा 2 du है यहाँ पे CF का भाग, और u dx, और बाहर आ जाएगा इस dz/dx। तो ये जो इक्वेशन होगी यहाँ पे, इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करना हमें पहले से आता है, लेकिन फिर भी हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमें z का मान मिलेगा इस तरह से। हमेशा z का मान इसी तरह से मिलेगा, एक तो कांस्टेंट मिलेगा और दूसरा जो कांस्टेंट होगा उसके साथ में कुछ ना कुछ आपके साथ गुणा में मिलेगा। तो ये जो z का मान है ये आप यहाँ पे रखोगे,
यहाँ पे जैसे जेड का मान रखोगे तो आपको वाई का मान मिलेगा इस तरह से, C1U प्लस C2U के साथ में और भी कुछ गुणा में आ जाएगा इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको CF का दूसरा भाग मिल जाएगा, क्योंकि एक भाग तो हो जाएगा U, तो दूसरा भाग क्या होगा UV1। तो दूसरा भाग हो जाएगा आपके पास UV1। जो एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व करेंगे उसमें हम ये विधि यूज में लेंगे, CF का दूसरा भाग किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो वहाँ पे ये आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे आपको नोटिस करना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख लेना एक बार। अब हम इसके लिए और भी विधि देखते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा तरीका ये है कि हमारे पास द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए हमें, यानी कि द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण होगी। तो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में डी की अधिकतम पावर 2 होगी। तो ये जो इक्वेशन है इसका CF ज्ञात करना है हमें आता है, लेकिन वो कब, जब हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है P0, P1, P2, ये अचर है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट होता तो हमारे पास CF ज्ञात करने का आसान तरीका था, सहायक समीकरण बनाते थे और CF मिल जाता था। तो हमारे पास CF इस तरह से आता है, एक तो कांस्टेंट आएगा और दूसरा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे D की पावर 2 है, यानी कि M के 2 मान मिलते हैं सहायक समीकरण में। तो एक मान के लिए तो यहाँ पे आएगा और उसके साथ कांस्टेंट आएगा, दूसरे मान के लिए भी यहाँ पे C2 आ जाएगा और उसके साथ में कुछ ना कुछ एक फंक्शन आएगा। तो वो जो फंक्शन आता है कांस्टेंट के साथ में जो भी आता है वो होता है CF का भाग। तो यहाँ पे UCF का भाग है, VCF का भाग है। तो यहाँ से CF के 2 भाग मिलेंगे और फिर इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। और भी तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो चौथा तरीका यह है कि हमें समघात इक्वेशन मिले, जो हमने 5.2 में पढ़ी थी। 5.2 में हमने इस तरह की 2 इक्वेशन पढ़ी थी, ये और ये। तो ये है समघात इक्वेशन। क्यों है ये समघात इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे n बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी पावर में n है। यहाँ पे n-1 बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे भी पावर के अंदर n-1 है, इसलिए ये समघात इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे n बार अवकलन है तो यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ n-1 बार अवकलन है तो यहाँ पे x की पावर n-1 है। तो ये समघात इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है इसका CF ज्ञात करना हमें आता है, क्योंकि हमने 5.2 में पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन होता है इसका CF हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो जब हम इसका CF ज्ञात करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा, C1 और इसके साथ में एक फलन होगा x का, फिर C2 मिलेगा और इसके साथ में भी x का फलन होगा। x का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर x है। यदि यहाँ पे t होगा तो ये u और v t के फलन होंगे। यहाँ पे स्वतंत्र चर जो भी होता है उसी के फलन होते हैं। तो हमें इस तरह से मिलेगा CF। तो CF में ये जो कांस्टेंट के साथ में आता है वो होते हैं CF के भाग। तो ये UCF के भाग है, V भी CF का एक भाग है यहाँ पे। तो यहाँ पे CF के दोनों भाग मिल जाएंगे और इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व कर सकेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर। अब हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल समझने के लिए पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम इस विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए उसकी आइडेंटिटी दे देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को सोल्व करना है और ये विधि लगाना है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इस तरह से हो, जो अध्याय 5 का क्वेश्चन हो, यानी कि जो 5वीं प्रश्नावली का जो क्वेश्चन होगा, यानी कि जिसमें हमने CF और PI ज्ञात करना सीखा था, उसके अंदर आपको PI ज्ञात करना कठिन हो, यानी कि PI आप ज्ञात नहीं कर पाते हो, तो आप ये विधि लगा सकते हो। क्योंकि वहाँ पे देखो वहाँ पे D की पावर कितनी भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि D की पावर अधिकतम 2 होनी चाहिए, यानी कि डबल अवकलन वाली इक्वेशन होनी चाहिए, द्वितीय कोटि की इक्वेशन। तो द्वितीय कोटि की इक्वेशन में आपको यदि PI ज्ञात करने में समस्या आ रही, क्योंकि वहाँ पे हल होता है इस तरह से CF प्लस PI। तो PI ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन होता है, CF ज्ञात करना तो आसान होता है। तो CF तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन PI ज्ञात करने में आपको कठिनाई आ रही है, मान लो आप नहीं ज्ञात कर पाए, तो आप ये विधि यूज में ले सकते हो, या आप ऐसे भी यूज में ले सकते हो कि आपको PI निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या आप फॉर्मूला भूल चुके हो, तो भी आप ये विधि यूज में ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि ये द्वितीय कोटि की इक्वेशन के लिए ही काम करेगी। और भी दूसरा आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो 6.2 है, अभी हमने जो 6.2 विधि पढ़ी थी उसमें हम दोनों पूरक भाग हमें सीधे सीधे मिल जाए, यानी कि एग्जाम्पल 1 अभी सोल्व करेंगे, उस तरह के एग्जाम्पल हो तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास CF ज्ञात करने की 2 विधियां थी, दोनों विधियों से हम ट्राई करेंगे। 2 सूत्र थे हमारे पास, दोनों हम यूज में लेंगे और दोनों से CF हमें मिल जाता है, तो हमें यही विधि लगाना है। क्योंकि यहाँ पे 2 CF चाहिए और 2 CF मिल जाता है, तो ये विधि बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ पे बस केवल CF ज्ञात करना ही कठिन है, तो CF यानी कि CF के भाग ज्ञात करना कठिन, वो मिल जाए तो ये विधि सबसे आसान है। तो हमें
सबसे पहले सी एफ के भाग ढूंढना, वो मिल जाए तो हम यही विधि लगाएंगे। और भी इस प्रश्न को हम और भी कई तरह के प्रश्न होते हैं जब हम इसका यूज में लेते हैं, लेकिन कभी कभार हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बोल दिया जाए कि प्रचाल विधि से हल कीजिए, तो हमें ये विधि यूज में लेना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा तो हम यही विधि यूज में लेंगे। अब हम करते हैं इसके लिए पहला एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो हमारे पास देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखो हम पहले तो इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। ये इसका मानक रूप है, क्योंकि मानक रूप के अंदर जो डबल अवकलन होता है उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो इसका गुणांक 1 बना लिया, तो ये मानक रूप में बदल गया। अब मानक रूप में जो यहाँ पे होता है dy/dx का गुणांक होता है वो होता है p, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसे। फिर y का गुणांक होता है q, तो ये q भी हमने लिख दिया। और जो इस साइड में बचता है वो होता है r, तो हमने r यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। अब हमारे पास यहाँ पे CF ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे CF ज्ञात करेंगे। तो CF के अंदर देखो ये जो फॉर्मूला इसके अंदर काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे CF क्या होता है, CF का भाग होगा x। जब ये फॉर्मूला लगता है तो CF का भाग x होता है। ये हमने पढ़ा था 6.2 में। फिर से हम पढ़ते हैं एक और दूसरा। तो यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो CF का भाग हो जाएगा e⁻⁻x। ये भी हमने पढ़ा था 6.2 के अंदर। ये जो CF ज्ञात करने के ये दोनों सूत्र हमने 6.2 में पढ़े थे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यदि आपको पता नहीं हो तो हमारा ऐप डाउनलोड करके आप 6.2 पढ़ सकते हो। क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने CF के 2 भाग प्राप्त कर लिए, x और e⁻x। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि v हमने x मान लिया, u हमने e⁻x मान लिया। जरूरी नहीं है आप इस तरह से मानो, आप v को e⁻x भी मान सकते हो और u को x भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों CF के भाग है। तो हमारे पास CF के भाग मिल चुके हैं हमें। अब हमारे क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास 2 सूत्र थे, हमने ये 2 हमारे पास CF का भाग तो आ गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण हल मानेंगे। संपूर्ण हल हम इस तरह से मानते हैं कि y = a, ये होता है y = a u + bv। तो u के स्थान पे देखो यहाँ पे e⁻x है, तो हमने e⁻x लिख लिया। v के स्थान पे x था, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। तो ये हमारा हो गया इसका संपूर्ण हल। अब हमें a और b प्राप्त करना है, क्योंकि इसका हल तभी आएगा जब हम a और b का मान रखेंगे। तो a और b प्राप्त करने के लिए हम 2 सूत्र यूज में लेते हैं। वो सूत्र है इस तरह से, dA/dx × u + dB/dx × v = 0। और दूसरा सूत्र है ये दोनों सूत्र है, ये इन दोनों सूत्रों को हम यूज में लेंगे और dA/dx dB/dx प्राप्त करेंगे। फिर उसका इंटीग्रेशन करके a और b प्राप्त करेंगे। तो हम इनमें मान रख देते हैं। यहाँ पे u और v का मान रख दिया, तो ये इक्वेशन आई। यहाँ पे भी देखो du/dx लिखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du/dx आ जाएगा, तो वो तो हो जाएगा e⁻x। और यहाँ पर देखो यहाँ पे dv/dx, यानी कि v का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इस गुणा में 1। तो यहाँ पे देखो dv/dx के गुणा में 1 हो गया। और लास्ट में लिखते हैं हम r। तो यहाँ पे देखो हमारे पास r का मान है 1 - x, तो हमने r का मान रख दिया 1 - x। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन हो गए। यहाँ से dA/dx dB/dx प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल हमारे पास है यहाँ पे, एक तो ये है और एक ये है। और इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसको ज्ञात करके बता देता हूँ। अगर आपको ये दोनों इक्वेशनों से dA/dx और dB/dx ये ज्ञात करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर आपको ये ज्ञात करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही हो तो जो टाइम आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है उतने टाइम तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, या आप उतने टाइम तक वीडियो को आगे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं ये सिखाने वाला हूँ कि इन दोनों को इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करते हैं, और आपको आती है तो आप वीडियो को आगे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इक्वेशन है। हमने मान लिया कि ये पहली इक्वेशन है और ये इसकी दूसरी इक्वेशन है। हम यहाँ से dA/dx और dB/dx प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि लगाएंगे। ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से घटाएंगे, यानी कि हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे यहाँ पे, और हमें dB/dx का मान मिलेगा। तो हम यहाँ पे इनको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस करेंगे तो इससे तो ये पद कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो dB/dx
इस इक्वेशन में है और इस इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में डी बी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे तो जीरो है तो इस साइड में जीरो माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे माइनस जीरो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास यहाँ से अब देखो डी बी अपॉन डी एक्स को हम कॉमन लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से हमने इसको कॉमन कर दिया तो ये इक्वेशन मिल गया। अब ये देखो ये दोनों पद से हमें यहाँ पे वन माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें वन मिलेगा। तो यहाँ पे डी बी अपॉन डी एक्स का मान हमें वन मिल चुका है, हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ से हम डी बी अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पर रख दें यहाँ पे, तो हमें डी ए अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, हमने डी बी अपॉन डी एक्स का मान हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हमने डी बी अपॉन डी एक्स का मान रखा, तो हमें यहाँ से इक्वेशन से हमें डी ए अपॉन डी एक्स का मान मिलेगा। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमें डी ए अपॉन डी एक्स का मान मिलेगा इस तरह से। ये हो गया हमारे पास डी ए अपॉन डी एक्स का मान और ये हो गया डी बी अपॉन डी एक्स का मान। दोनों को हल करके हम ए और बी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स को इस तरह से ज्ञात करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आप डी ए अपॉन डी ए अपॉन डी एक्स को आप एक्स मान लीजिए कैपिटल एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स को आप कैपिटल वाई मान लीजिए। अब आप एक्स और वाई का मान ज्ञात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स और वाई रख दो आप, तो ये इक्वेशन तो काफ़ी आसान सी दिख रही है अब आपको। तो यहाँ से अब आप एक्स और वाई ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही विधि लगा सकते हो आप, आपने 10th में पढ़ा होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। कोई सी भी विधि आप यूज में ले सकते हो और आप एक्स और वाई ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लगा रहा हूँ मैं, जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन में से मैं इसको घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इसको माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को, इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये इस तरह से करते हैं हम, e की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन माइनस ये स्मॉल एक्स। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको इसके नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा प्लस वाई एक्स इक्वल टू जीरो। हम जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं उसके लिए हम माइनस का चिन्ह यूज में लेते हैं और अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस जीरो, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमें वाई वन माइनस का एक्स इक्वल टू वन माइनस का एक्स ये मिला। तो यहाँ से वन माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू में वन मिल चुका, और y तो क्या है डी बी अपॉन डी एक्स है, तो ये तो डी बी अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ से आप देखो यही वैल्यू आ गई, डी बी अपॉन डी एक्स का मान वन, तो यहाँ पे भी वन है। ऐसे ही सोल्व करने ना, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है डी ए अपॉन डी एक्स लिखने में तो आप इस तरह से मान कर भी कर सकते हो। तो हमारे पास इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा ये। तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आप इस तरह से करोगे डी बी इक्वल टू डी एक्स, और आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा b इक्वल टू एक्स प्लस सी वन। तो यहाँ पे देखो आपको b का मान मिल चुका है x प्लस सी वन। अब आप देखो ये जो b का मान है, यहाँ से ये बता देता हूँ मैं आपको, ये जो b का मान है ये डी बी अपॉन डी एक्स का मान है वन, ये वन आप यहाँ पे पुट कर दो, या तो आप यहाँ पे पुट करोगे या यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे रखोगे आप ये मान तो आपको डी ए अपॉन डी एक्स का मान मिलेगा। तो आपको डी ए अपॉन डी एक्स का मान मिलेगा ये इस तरह से, ये मिलेगा आपको डी ए अपॉन डी एक्स का मान। अब आप यहाँ पे देखो इसको आगे सोल्व करोगे इस तरह से, डी ए इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर एक्स, और ये डी एक्स इस साइड में आ जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ए का मान मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये इंटीग्रेशन तो काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपको ये ए का मान इस तरह से मिलेगा, ये आपको इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किया आपने तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C2, क्योंकि C1 यहाँ पे आ गया तो C2 कांस्टेंट आपने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पे देखो आपके पास B का मान आ चुका है और A का मान आ चुका है। तो A और B का मान अब यहाँ से आप इस इक्वेशन में रखोगे, यहाँ पे जो हमने माना था संपूर्ण। तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। देखो यहाँ पे मैंने A का मान रख दिया, ये है A का मान, यहाँ पे मैंने B का मान रख दिया ये। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो e की पावर x को हम अंदर गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी x को हम अंदर गुणा करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। तो हमने देखो यहाँ पे क्या क्या किया, हमें CF के दो भाग चाहिए। सबसे पहले तो हम CF के दो भाग प्राप्त करेंगे। CF के दोनों भाग प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दो फॉर्मूले, ये तो डायरेक्ट है m बराबर 1 के लिए है, हम जनरल फॉर्मूला यूज में लेके देखते हैं और उससे हम CF के भाग प्राप्त करते हैं। ये हमने 6.2 में पढ़ा था, वहाँ पे आपने पढ़ा है 6.2 में, तो वहाँ पे हमने सीखा था CF ज्ञात करना। तो CF ज्ञात करेंगे हम CF के दोनों भाग। तो जब हमारे पास CF के दोनों भाग मिल जाएंगे हम इस तरह से मानेंगे, संपूर्ण इस तरह से मानेंगे y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी।
ये u और v होगा हमारे पास सी का भाग, यहाँ पे x था, यहाँ पे e की पावर x था, इसलिए हमारे पास u और v आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमारे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूले, ये हमें याद रखना है, ये तो हमें ये दोनों फॉर्मूले में याद रखना है। और यहाँ पे हम मान रखेंगे, u और v का मान रखेंगे, और फिर हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे db/dx और dA/dx मिलेगा। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें a और b दोनों मिल जाएंगे। a और b मिलने के बाद ये मान हम रखेंगे इस इक्वेशन में जो हमने मानी थी, y = a e की पावर x प्लस b x, यहाँ पे हम रखेंगे तो हमें हल मिल जाएगा इसका। तो हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर मिल चुका हमें ये। अब हमारे वीडियो से आपको यदि हेल्प हो रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो क्रम वाइज से यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा जो ऐप है क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से, आप उन्हें डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा जो सिलेबस है वो व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो।